ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, जो कि प्रोफेसर A.R. देसाई के द्वारा आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान का जो उद्देश्य है वह है कि राष्ट्रवाद का अभिप्राय क्या है और A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि जो बतलाई है उसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहले हम किसी भी विचारक के विचारों को जानने के पहले उनके संक्षिप्त परिचय से अवगत होना चाहेंगे। A.R. देसाई, इनका पूरा नाम अक्षय रमनलाल देसाई है और ये भारत के एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने अध्ययन का आधार मार्क्सवादी विचार को रखा। इन्होंने गुजरात से ये संबंधित है, इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ। इनका अध्ययन बड़ौदा, इसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ और इनका जो शोध कार्य है वो उन्होंने G.S. घुरिये, जो कि भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक हैं, उनके निर्देशन में किया। 1946 में इनका जो शोध कार्य है वो सबमिट हुआ और इसके बाद 1948 में यही शोध कार्य इनका पुस्तक के रूप में आया, जो कि आपके पाठ्यक्रम का विषय वस्तु में शामिल है। यह क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। विद्यार्थियों, अक्षय रमनलाल देसाई, इन्होंने अपना जो जीवन यात्रा है उसमें 1915 के से 1994 के बीच का जो समय है, इस समय में इन्होंने अध्ययन के बाद समाजशास्त्र के क्षेत्र में जब कदम रखा, उसके पहले ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी एक पहचान बना चुके थे। साम्यवादी विचारों से ये प्रभावित थे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की अध्यक्षता भी 1980 से 81 तक की। इसके अलावा ये सीनियर रिसर्च फेलो भी रहे हैं सोशल साइंस रिसर्च के, और साथ साथ में मुंबई विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और विभाग अध्यक्ष का पद भी इन्होंने संभाला। अपने जीवन पर्यंत ये समाजशास्त्र में अपने लेखन और शोध कार्य के कारण पहचाने जाते हैं। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को आज भी प्रासंगिक हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि तो ऐतिहासिक पुस्तक है। इसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसने अपनी एक वैश्विक पहचान बनाई है। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, गंदी बस्तियां तथा भारत का नगरीकरण, भारत में राज्य तथा समाज, भारत में कृषक संघर्ष और ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में, भारत में विकास का मार्ग, एक मार्क्सवादी उपागम, ऐसी किताबें जो हैं हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं। यानी प्रायः इनका जो लेखन है वो इंग्लिश में हुआ, लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में किया जा चुका है। विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ एक कल्पना करके राष्ट्रवाद के बारे में एक धारणा बनाते हुए इस व्याख्यान को सुरुचिपूर्वक तरीके से समझें और फिर आप ये समझ सकेंगे कि जो राष्ट्रवाद जो भारत में अगर विकसित हुआ, पैदा हुआ, उसका आधार इन्होंने मार्क्सवादी किस तरह से बताया और कैसे हमारे देश में राष्ट्रीयता की चेतना आई। तो पहले हमें इस बात को समझने के लिए कि राष्ट्रवाद क्या है, पहले राष्ट्र को समझना होगा। A.R. देसाई ने अपनी पुस्तक में E.H. कार विद्वान के द्वारा परिभाषित अर्थ में राष्ट्र को समझाया है। उन्होंने ये
उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्र जो है वो एक मानवीय समूह के रूप में किस तरह से होता है, जिसकी एक भविष्य की एक आकांक्षा के रूप में, एक जिसका सामान्य सरकार के रूप में विचार होता है। अब देखिए, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में दुनिया के अनेक स्थानों पर जो संगठित समूह रहा करता था, उनमें राष्ट्र उदय हुए हैं। तो ये राष्ट्र जब उदय हुए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों का जो संघ बना, लीग ऑफ नेशन, और फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, उस समय तक राष्ट्रों के अपने अस्तित्व तैयार हो गए थे, लेकिन द्वितीय जो विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की अवधारणा आई, उस समय तक राष्ट्र एक ऐसी इकाई के रूप में पहचाना जाने लगा जिसकी अपनी एक संप्रभुता है, जिसकी अपनी एक शक्ति है। तो एक आकार, हमारा एक सामान्य सरकार का जो विचार है वो बहुत प्रबल हो चुका था। एक निश्चित आकार जिसमें व्यक्तियों का आपस में संपर्क हो, इसके साथ साथ में एक क्षेत्र, जैसे आपने भारत का नक्शा देखा और उसके बारे में अपनी एक धारणा बनाई कि यहाँ से यहाँ तक भारत हमारा देश है और इसमें रहने वाले हम भारतीय लोग आपस में एक राष्ट्र के नागरिक हैं, ऐसा आपने, एक देश के नागरिक हैं, ये आपने विचार किया। देखिए, अभी हम राष्ट्र और इसके बारे में बात करेंगे कि राष्ट्र का संबंध जो है दरअसल में हमारी एक भावना से होता है, एक चेतना से होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी आपने विश्व कप का आनंद लिया, क्रिकेट पिछले दिनों में जब मैच हुआ, आपने यह देखा कि जैसे ही भारत की टीम अगर जीतती है किसी भी मुकाम पर, तो आप सब अपने घरों में रहकर भी खुशी के मारे फूले नहीं समाते। उस समय आप यह नहीं सोचते कि उसमें खेलने वाला किस जाति का है, किस धर्म का है, किस प्रांत का है, कौन सी भाषा बोलता है, बल्कि आपने उसको इस भावना से लिया। इसी तरह से हमारे महाविद्यालय में एक नोटिस आया जब चंद्रयान के बारे में था कि सभी विद्यार्थियों को ये देखना है कैसे लैंडिंग होती है। तो काफी देर तक हम लोगों को रुकना था, लेकिन जिस समय लैंड कर रहा था चंद्रयान, उस समय हम लोग सब अपनी सीट से जैसे खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ये एक भावना जो थी हमारे अंदर, एक राष्ट्र के प्रति जो हमारा बोध था, जो खुशी थी, वह एक भावना राष्ट्रीयता की भावना होती है। तो पूरी एक सीमा के अंदर रहने वाला, एक सुपरिभाषित क्षेत्र के अंदर रहने वाला जो एक समुदाय है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे कुछ सामान्य हित हैं, हमारे दिमाग में राष्ट्र के प्रति एक भावना है, यह जो भावना है वह राष्ट्रवाद है। अब देखिए, क्या ये भावना पहले थी या ये भावना बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ी? इस व्याख्यान में आप इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना, एक राष्ट्र के प्रति हम सब, चाहे वो पूर्व में हो, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में हो, जो एक भावना को अभी महसूस करते हैं, वह इस रूप में पहले नहीं थी, ऐसा AR देसाई का मानना है। अब देखिए, इन्होंने इस पूरे व्याख्यान में आप इस बात को समझ सकेंगे कि इनका जो आधार था वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण था। कार्ल मार्क्स को आपने आपकी पाठ्यक्रम में पहले पढ़ चुके हैं। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स ये कहते हैं कि इस तरह से समझाते हैं कि किसी भी समाज की जो सामाजिक संरचना होती है, उसके मूल में उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध होते हैं। जिस तरह से संबंध होंगे, उस तरह से समाज का जो बाहरी स्वरूप है, जिसमें सारी चीजें हैं, जैसे शिक्षा है, राजनीति है, हमारा मनोरंजन है, तमाम जो चीजें समाज की संरचना में दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी उस उत्पादन के तरीके से प्रभावित होती है। तो भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की जो पृष्ठभूमि है, इसको पिछले व्याख्यानों में आपने किस तरह से समझा था? MN श्रीनिवास ने कहा कि भारत में पश्चिम से जब अंग्रेजों का शासन रहा तो पश्चिमीकरण हुआ, लौकिकीकरण हुआ और कुछ परिवर्तन उन्होंने संस्कृतिकरण, समाज के अंदर होने वाले परिवर्तनों का जिक्र किया था। इसका मतलब ये कि समाज में परिवर्तन तो हो रहा है,
अंग्रेजों के आने के बाद ये परिवर्तन तेज हुआ, लेकिन उसका आधार आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन से कैसे है? कैसे एक व्यवस्था उखड़ के दूसरी व्यवस्था में जब बदलती है, तो एक चेतना आती है और समाज परिवर्तित होता है। इसकी पृष्ठभूमि को समझाने के लिए उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार समझाया। तो अभी तक आपने ये जाना कि किस तरह से हमने राष्ट्रीयता का जो बोध है वो कैसे होता है, और हमारा भारत, जिसको हम एक भौगोलिक सीमा में अभी भारत के रूप में समझते हैं, प्राचीन समय में, मध्यकाल में, या एक जो पुराना समय था उसमें इस तरह की भावना थी क्या, इसके बारे में अभी विचार करते हैं। देखिए, अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय समाज कैसा था? ये हम सब जानते हैं कि भारत ग्राम प्रधान देश है, लेकिन उस समय में हमारा ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। ऐसा नहीं है कि शहर नहीं थे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन जो ग्राम थे वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकाई थे। आत्मनिर्भर इकाई से अभिप्राय क्या है कि गांव में जो उत्पादन होता था, वो उत्पादन उतना ही करते थे जितने में उस समुदाय की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और एक दूसरे के साथ सारी जातियां अपने अपनी सेवाएं देती थीं, और गांव स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे। बाजार का कोई कंसेप्ट नहीं था। हफ्ते में एक आध बार किसी एक बड़े गांव में जाके बाजार की जरूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन भौतिक तरीके से नहीं। सभी लोग अपने देशज ज्ञान के आधार पर सभी जातियां अपने अपने काम करती थीं, और ये जो जमीन होती थी वो किसी राजा की इस तरह से अधिकार में नहीं होती थी। जमीन का जो राजा को उसका एक हिस्सा प्राप्त हो जाता था, जो सामंत होता था उसको एक हिस्सा प्राप्त हो जाता था, और किसान अपने आवश्यकता के हिसाब से उत्पादन करते थे। और इस तरह से गांव में सामाजिक नियंत्रण, देखिए कितना एक तरीका था। संयुक्त परिवार, जाति और धर्म, ये जो चीजें थी, इनसे इन इन अवधारणाओं के बीच में ग्रामीण समाज बेहतरीन तरीके से कंट्रोल्ड होता था। किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो उसकी कोई पहचान अलग से नहीं होती थी, वो किसी परिवार से या जाति से पहचाना जाता था। और धर्म के जो नियंत्रण है अनौपचारिक तरीके से इस तरह से समाज में प्रचलित थे कि वाचिक परंपरा से वो सामाजिक नियंत्रण का काम करते थे। कई त्योहार मनाने की संस्कृति थी, सामुदायिक जीवन जीने की संस्कृति थी, और ये जो प्रकृति थी इस तरह के, इसमें इसमें लोक कलाकार भी अगर आते थे तो वो अपना भिक्षा नहीं मांगते थे, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, और वो कहानियां जो धार्मिक है ना वो सुना के चले जाते थे। इस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण जीवन में चलती रहती थी। तो ग्राम की जो प्रकृति थी उसमें उत्पादन अपने आत्मनिर्भर तरीके से एक गांव अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था। और जो शहरी व्यवस्था थी वो कैसी थी? ऐसा नहीं है कि शहर नहीं थे, शहर थे, लेकिन वो धार्मिक नगर थे, वो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां थीं, सेनाओं के लिए जो प्रबंध की व्यवस्था थी, ऐसे कुछ शहर विकसित थे। उन शहरों में जो लोग होते थे वो किस तरह के होते थे? एक तो वह कारीगर होते थे जो कुलीन वर्ग की, बड़े लोगों की जो आवश्यकताएं होती थी उनके लिए अपनी लोक कलाओं से उत्पादन करते थे। और एक दूसरा जो वर्ग था वो राज्य संचालन के लिए, जैसे सेना के लिए अस्त्र शस्त्र बनाना है और तमाम तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए। स्थापत्य कला भी बहुत हमारे यहाँ अच्छी, बहुत ऊंचाई पर थी उस समय। और कुछ दूसरे कारीगर होते थे, वो छोटे मोटे अपने घरों में ही रह के उत्पादन करते थे, और कुछ श्रमिक के बतौर करते थे। तो ऐसे शहरी क्षेत्र में भी वर्ग थे। लेकिन देखिए, अभी क्या हो रहा है कि अभी ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था। शहर के लोग शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे, और ग्रामीण जनता जो है वो ग्राम में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती थी। लेकिन उस समय हर एक इकाई जो थी, चाहे वो ग्राम हो चाहे वो नगर हो, उसकी आवश्यकताएं वहीं पूरी हो जाती थी। वो अपने ही क्षेत्र के बारे में ज्यादा रुचि लेता था, तो पूरे एक राष्ट्र की भावना के बारे में अभाव था। यह समझ में आया? आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब विजय प्राप्त की तो फिर हमारे देश में किस तरह से परिवर्तन आए। तो पहली बात तो ये कि कृषि में परिवर्तन आना शुरू हुआ। कृषि में परिवर्तन क्यों आना शुरू हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को व्यापारिक फसलों की आवश्यकता थी।
अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से किस तरह का उत्पादन करना चाहिए इस पर बल दिया। आप लोगों ने एक लगान फिल्म देखी होगी, आपको कुछ याद है? अगर फिल्म में जिस विद्यार्थी ने भी देखी हो तो आपको समझ में आया होगा कि अंग्रेजों ने क्या किया था। जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, ऐसी अलग अलग व्यवस्थाएं विकसित कर दी थी भू राजस्व की। पहले क्या होता था कि हमारे देश में किसान उत्पादन करते थे और उसका एक हिस्सा शासन के संचालन में अपने से दे देते थे। लेकिन अभी क्या होने लगा अंग्रेजों के आने के बाद कि उन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त कर दिया, जमींदारी प्रथा पैदा कर दी, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि तुम लगान इकट्ठा करो, और कुछ हिस्से में रैयतवारी व्यवस्था यानी किसान को अपना मालिक बना दिया। पहले सामुदायिक संपत्ति होती थी, अब व्यक्तिगत संपत्ति पे आ गए। तो क्या होने लगा कि जो राजस्व की जो प्रक्रिया थी, अकाल पड़ा 1870-90 के आसपास के जो बीच का दौर था, उसमें भारत में अकाल पड़ा। किसान को अपने उत्पादन से देना बहुत मुश्किल हो गया, तो बीच में बिचौलिए पनप गए, यानी लोग उनको कर्ज देने लगे, तो पूरी व्यवस्था जो है वो डगमगाने लगी। तो इस तरह से हमारे जो नई व्यवस्था पैदा होने से ग्रामीण उत्पादन के तरीके प्रभावित होने लगे। शहरी हस्तशिल्प का पतन इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो हमारे यहाँ की जो हस्तकला थी वो विदेशों में उस जमाने में बहुत ज्यादा ख्याति लब्ध थी और आज भी है। लेकिन उस समय हमारे यहाँ की कालीन, हमारे यहाँ की जो हस्तशिल्प से बनी हुई वस्तुएं बहुत बिक्री होती थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे कारीगरों को बाध्य किया कि वो अपनी कला को बताएं, और साथ साथ में इतना टैक्स लगा दिया कि वो अपनी चीजें बाहर बेचेंगे तो उनको ज्यादा लाभ नहीं होने लगा। तो फिर ऐसी स्थिति में जो हमारा शहरी हस्तशिल्प उद्योग था वो पतन की तरफ जाने लगा, और इसका कारण मुख्य रूप से ये था कि नए नए उद्योग पैदा होने लगे भारत में। नए उद्योग जो है, देखिए कोई भी समाज में जो परिवर्तन है, हम आप सोच रहे होंगे यहाँ कि ऐसा पतन पहले दूसरे अंग्रेजों के पहले कई शासक आए, हमारे भारत में कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, अंग्रेजों के बाद में क्यों हुआ? तो देखिए पहले जो शासन व्यवस्थाएं आई, हमारे यहाँ जो लोग आए, आक्रामक लोग आए और वो यहाँ बस गए, उनका जो स्तर था आर्थिक जीवन का, वो हमारे समाज व्यवस्था से पूर्व वाली अवस्था में था। यानी वो घुमंतु लोग थे, या उनका जो उत्पादन का तरीका था वो उस लेवल पे नहीं था जो आपने मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकास क्रम याद करिए, तो वो सामंतवाद से पहले वाली स्थिति में थे। लेकिन जो अंग्रेज लोग आए उनका जो तरीका था वो पूंजीवादी था। पूंजीवादी का मतलब विशाल पैमाने पर उत्पादन और उसके लिए एक बाजार और तकनीकी का प्रयोग। तो वही प्रयोग उन्होंने हमारे देश में किया, इसलिए आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। अब देखिए कि अंग्रेजों ने जो आधुनिक उद्योगों का विकास किया, उस विकास के लिए बहुत सारे उन्होंने समानांतर क्या किया, उसके साधन तैयार किए, जैसे यातायात परिवहन के साधन, संचार के साधन, तभी तो वो अपनी चीजों को इधर से उधर ले जाएंगे और अपनी बात को रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने विकास बहुत किया। तो जब विकास हुआ तो इसके साथ साथ में क्या हुआ कि हमारे देश में कई तरह के आर्थिक उत्पादन को करने वाले लोगों के अलग अलग वर्ग बनने लगे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, ऐसा बंटने लगा। और कई तरह के हमारे यहाँ जैसे जातियों पे काम था, लेकिन अब हम वर्ग पर आधारित कुशलता के आधार पर कामों को करने लगे। इसके साथ साथ में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ अंग्रेजों के समय में, तो पश्चिमी शिक्षा का एक जो आधार था वो क्या था, तर्क हमारे जीवन में आया, और वो सारे मूल्य जो है हमने सीखे, समता, भ्रातृत्व के जो उदारवाद वाली जो चीजें हैं, इनसे हमने पश्चिमी मूल्यों की जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण किया। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ, उसने हमारे देश में जो कुरीतियां आने लगी थी, जड़ता आने लगी थी, इसको खत्म करने के लिए प्रयास किया। तो क्या हुआ, इन सारे उसमें आप लोगों को पता ही है कि जैसे हमारे देश में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये अपना विवेकानंद, इसके साथ साथ एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, बहुत सारे जो है ना नेताओं ने जो एक तरह से समाज का नेतृत्व कर रहे थे,
समाज सुधार के लिए और दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई की बात शुरू होने लगी। ये सब कैसे शुरू हुआ? एक राष्ट्र के रूप में हम कैसे इन बातों को समझ पाए कि हमें अंग्रेजों को हटाना है और पूरे देश को एक करना है। देखिए, एक तरफ हमारे ग्रामीण समाज में समस्याएं पैदा होने लगी। शहरी कारीगर जो थे, शिल्पकार थे, उनके उद्योग खत्म होने लगे। दूसरी तरफ किसानों के बारे में देखिए, गांधी जी जब आए तो उन्होंने किसानों से सत्याग्रह करवाना शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और जो अंग्रेज व्यापारिक फसलों के लिए बाध्य कर रहे थे कि आपको इन फसलों को उत्पादन करना है या इतना टैक्स देना है, उसका विरोध शुरू होने लगा। तो एक चेतना जो थी वो हर एक वर्ग के अंदर विकसित होने लगी और यह समझने लगे कि यदि हम सब एक हो जाएं और हमें क्या चाहिए जिससे कि हम अपना स्वराज प्राप्त कर सकें और एक राष्ट्रीयता का बोध जो है हमारे अंदर विकसित हो सके, ये इन परिस्थितियों में ही संभव हो पाया। तो अभी हमने आज के व्याख्यान में यह जानने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की जो चेतना है वो पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हर एक इकाई अपने आप में पूर्ण थी। जैसे ग्राम अपने आप में पूर्ण था, दूसरा कोई क्या कर रहा है उसको किसी से लेना देना नहीं था, वहीं उत्पादन करते थे, वहीं अपने स्वयं के गांव की जो समिति होती थी वो उसको प्रबंधित करती थी। और जो है बहुत सारी आवश्यक, चूंकि हमारा इतना उत्पादन ही नहीं था कि हम उसको बिक्री के लिए बाजार उसकी तलाश करें, तो इस तरह से वो अपने आप तक सीमित एक इकाई थी। और नगरीय क्षेत्र थे, वो हमारे सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उतना उत्पादन करते थे। लेकिन जब हमारी जो मूल तरीके थे इनको खत्म करके नई व्यवस्था ने हस्तक्षेप किया और उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन आने लगा, तो जो द्वंद्व पैदा हुआ उससे हम एक नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े। और उस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ा कि सारे जो समूह थे इन सब को एकता के सूत्र में बंधना पड़ा। और एकता के सूत्र में बंधने के लिए जो आधार था वो क्या था? एक तरफ विचारधारा से हमने परिवर्तन लाने की प्रयास किए, यानी लोगों को समझाया कि किस तरह से आप अपने बारे में सोचें और जो आपका शोषण हो रहा है इसके बारे में विचार करें। और दूसरी तरफ इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे जो साधन थे उस समय, तकनीकी विकास जो था उसने एक पृष्ठभूमि तैयार की। तो समाज में आंदोलन, आंदोलन का मतलब आप समझते होंगे, बीए सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि आंदोलन का अभिप्राय होता है एक सामूहिक प्रयास जिसके पीछे एक विचारधारा होती है और उससे हम समाज में जो है परिवर्तन को लाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन हम ऐसे परिवर्तन को पसंद नहीं कर रहे थे जिसने कि हमारे अपने अस्तित्व को चुनौती दी थी। तो इसलिए संगठित प्रयास की जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई पूरे भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस पूरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय चेतना सबके बीच में आ चुकी थी। तो राष्ट्रीय चेतना यानी हमें भारत माता की बात जो हम करते हैं, भारत माता का जो चित्र हमारे दिमाग में आता है, दरअसल वह एक भावना है हमारी कि हमारा एक देश है और इस देश को हम एक भावना से जुड़े हुए हैं, वही हमारी भारत माता है। तो ये चेतना कैसे आई, इस पूरी प्रक्रिया को जो चरणबद्ध तरीके से देसाई ने बतलाया है, जिसको कि हम अगले व्याख्यान में आपको समझा सकेंगे। अभी हमने इस पृष्ठभूमि की बात की जिसमें ये चेतना निर्मित हुई। कैसे हम इस बात पे विचार कर पाए, जो एक ग्राम तक सीमित रहने वाला व्यक्ति भारत की किसी दूसरे कोने के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, वो कैसे ये सोचने लगा कि हमें एक राष्ट्र के बारे में, अपने अधिकारों और अपनी एकता के बारे में विचार करना है। तो आज के इस व्याख्यान में आप यह समझ सके होंगे कि भारत में
राष्ट्रवाद, राष्ट्र माने एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में एक राष्ट्रीयता का बोध, यह बोध भारत में पहले नहीं था, लेकिन देसाई का ये मानना है कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात हमारे भारतीय जन में एक भावना विकसित करने में जो पृष्ठभूमि थी, वो अंग्रेजों के द्वारा जो नीतिगत तरीके से परिवर्तन लाए गए ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, उन सब परिवर्तनों के कारण हमारे अंदर एक भावना ने विकास किया और वह राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति का प्रमुख आधार है। तो आज के व्याख्यान में आपने मार्क्सवादी नजरिए से भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि को जाना। विद्यार्थियों, परीक्षा में आपसे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप कुछ फर्दर रीडिंग्स करें, क्योंकि राष्ट्रवाद AR देसाई के द्वारा बताई हुई जो पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, यह हिंदी, इंग्लिश में उपलब्ध है और भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसको तो आपको पढ़ना है ताकि आप इस पूरे जो विषय वस्तु है इसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन इसके साथ जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और राष्ट्रवाद के संबंध में अपना व्यापक नजरिया बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भारत को, तो आपको कुछ और किताबें भी पढ़ना पड़ेंगी। यह मैं आपके प्रश्नों के पहले आपको सुझाव देना चाहती हूँ। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ इरफान हबीब की पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। विपिन चंद्रा की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें और सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से एक छोटी सी पुस्तक हिंद स्वराज जरूर पढ़ें। भारतीय समाज के बारे में, अंग्रेजों के समय के बारे में, गांधी जी हमारे देश के बारे में क्या पक्ष रखते थे, इसके बारे में आपकी समझ होना चाहिए। तो इन पुस्तकों से आप अपने विचारों को व्यापक कर सकेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि आप परीक्षा के उपयोग में आने वाले प्रश्नों के बारे में विचार करें। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में AR देसाई ने किस पुस्तक में राष्ट्रवाद की बात की है, यह पूछा जा सकता है। उन्होंने अपना अध्ययन, अध्यापन किस विश्वविद्यालय में किया, उनका शोध कब प्रकाशित हुआ, यह तो उनके व्यक्तिगत स्तर पर पूछे जा सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना है वह अंग्रेजों के आने के पूर्व विद्यमान थी या नहीं, यदि नहीं तो उसका कारण क्या था। ग्रामीण समाज की प्रकृति कैसी थी उस समय जब अंग्रेजों के आने के पूर्व का समाज था उस समय। भारत में हस्तशिल्प उद्योग की क्या स्थिति थी। अंग्रेजों के आने के बाद ग्रामीण समाज में आने वाले परिवर्तन क्या हैं और शहरी समाज में आने वाले परिवर्तन के कारण क्या हैं। इसके साथ में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का मार्क्सवादी आधार AR देसाई के अनुसार विवेचना कीजिए। या यह भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के आने के पश्चात भारतीय समाज में किस तरह के परिवर्तन दिखाई दिए। अगली कक्षा में हम भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के चरणबद्ध तरीके से जो व्याख्या AR देसाई ने की है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।